अस्सलाम वालेकुम। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मोहनदास गांधी जो कि मेन लीडर हैं आज़ादी के, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि 1905 के अंदर जब बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया तो कायदे-आज़म मोहम्मद जिन्ना ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोला कि भाई इसको 2 हिस्सों में तकसीम नहीं किया जाए, क्यों, इससे तो मुसलमान और हिंदू अलग-अलग होकर रह जाएंगे। और मोहनदास गांधी जो कि मेन लीडर हैं आज़ादी की जंग के, ये एक टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि भाई अपनी आर्मी के अंदर हमें वॉलंटरी लिया जाए, यानी कि न कि सिर्फ मुझे बल्कि इंडियन लोगों को आप बिना पैसों के हमें अपनी आर्मी के अंदर भर्ती कर लें, हम आपकी मदद करेंगे दूसरे ममालिक की जंग के साथ। और सर सैयद अहमद ख़ान जो कि मुसलमानों के लिए एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार मुल्क के लिए एक मरकज़ी किरदार हैं। 1857 की राइट्स हुई जबकि जंग आज़ादी की सबसे बड़ी जंग लड़ी गई, उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए उन्होंने एक किताब तक के लिखी जिसके अंदर ये लिखा कि भाई सारे इल्ज़ाम आप मुसलमानों के ऊपर नहीं दें और इन इकदामात को उठाएं ताकि आइंदा के लिए इस तरह की जंग से बचा जा सके। तो गाइस, हिस्ट्री इतनी सीधी नहीं है जितना कि आपके टेक्स्ट बुक पे लिखी है, ऐसा बहुत कुछ बाकी है जो आपको जानना ज़रूरी है। और आज की इस वीडियो में मैं यही एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअली में जंग आज़ादी किस तरह से हासिल की गई। तो कहानी शुरू होती है 1857 से पहले की, जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के बहुत ज़्यादा इलाके के अंदर रूल कर रही थी और मुसलमानों को और हिंदुओं को बहुत तरह से उन्होंने तकलीफ़ें दी, उन लोगों की ज़मीनें छीन ली, उन लोगों के ऊपर टैक्सेस लगा दिए, उन लोगों को जुल्म सितम करके अपने ही काम करवा रहे थे, मुसलमानों हिंदुओं को एक ग़ुलाम की तरह ट्रीट कर रहे थे। तो ये बात इन पूरी कौम के दिल के अंदर बैठ गई थी कि यार अब इन लोगों को किसी तरह से निकालना है, क्योंकि इनके मुजालिम को सहते सहते ये लोग तंग आ चुके थे। तो इन्होंने तैयार कर लिया था कि भाई अब किसी भी तरह से इनको कल्टी शाह का नारा लगवाना है। लेकिन एक चिंगारी थी, इस बारूद को जलाने के लिए एक चिंगारी की ज़रूरत थी, और वो चिंगारी भड़कती है मंगल पांडे की सूरत में। मंगल पांडे ब्रिटिश के एक सोल्जर थे, जो कि ब्रिटिश ने अपने असले को अपडेट किया तो उन्होंने एक नए तर्ज की राइफ़ल को मुतारिफ़ कराया, जिस राइफ़ल के हवाले से ये बात मशहूर हो चुकी थी कि इस राइफ़ल के अंदर गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी शामिल है। जब ये बात मंगल पांडे को पता चली तो मंगल पांडे ने उस राइफ़ल को इस्तेमाल करने से मना कर दिया, जाके और सिर्फ मना ही नहीं किया बल्कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक बगावत शुरू कर दी। मंगल पांडे ने ये कहा कि अंग्रेज़ों ने ऐसा जानबूझ के किया है, इसने हमें नीचा दिखाने के लिए, इसको पता है कि हम गाय को बहुत ज़्यादा पूछते हैं, इसने हमें नीचा दिखाने के लिए ऐसा किया। उसने एक राइड शुरू कर दिया, उसने अंग्रेज़ों के घरों पे हमले शुरू कर दिए, उसने अंग्रेज़ ऑफिसरों के घर तक के जला दिए। ये बात पूरे हिंदुस्तान में आग की तरह फैल गई और उसके बाद क्या था, सब तो इंतज़ार कर रहे थे पहले की चिंगारी जलने का, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आग लग गई। बादशाह के बादशाह, क्योंकि उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरे इंडिया के अंदर हुकूमत नहीं करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत सारे एरिया में हुकूमत करती थी, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी थी जहाँ पर इनकी गवर्नमेंट नहीं थी और वहाँ पर मुस्लिम बादशाह और हिंदू बादशाह थे। तो बहुत सारे बादशाह इस जंग के अंदर कूद गए। इन बादशाहों में अब्दुल रहमान खान नवाब ऑफ झांझड़, फाजिल मोहम्मद नवाब ऑफ अम्बापानी जो कि भोपाल के नज़दीक है, और इसके अलावा नाना साहिब पेशवा। झांसी की रानी बहुत मशहूर है, झांसी की रानी बिल्कुल 22 साल की थी और इसने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है ना वो जंग शुरू कर दी। जब इसकी आर्मी से जब जंग लड़ रही थी और इसकी आर्मी पसपा हो रही थी तो ये खुद नकाब बांधकर जंग के अंदर कूद गई। बहरहाल ये जंग में जो है वो मारी भी गई। बहरहाल लेकिन हीरो तो है ना आज़ादी की जंग की। और बहादुर शाह ज़फ़र जो है वो बिल्कुल मेन लीडर, ये बहादुर शाह ज़फ़र की आखिरी फ़ोटो है। और इस तरह से बख्त खान जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की, जो कि इनके जनरल थे और इस जो भी राइट्स हो रहे थे इसके चीफ सिप सलार थे। लेकिन इन सब के बावजूद मुसलमान और हिंदू बदकिस्मती से ये जंग हार गए। और हुआ क्या, जिन एरिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नमेंट नहीं थी, अब उन एरिया को भी इन लोगों ने कब्ज़ा लिया, बादशाहों की ममलिकत को छीन लिया, उन एरिया में कब्ज़ा कर अपना पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया। जितने भी लोग थे इस राइट्स के, उनको वक्तन फ़वक्तन सबको मार डाला। इवन के बहादुर शाह ज़फ़र के दोनों बेटों को तो बहादुर शाह ज़फ़र की आंखों के सामने कत्ल कर दिया। बहादुर शाह ज़फ़र को मुल्क बदल कर दिया। ब्रिटिश का राज उस वक्त के म्यांमार यानी कि अभी कह रहे हैं बर्मा, रंगून के अंदर भी था, तो वहाँ पर इसको जिला वतन कर दिया, जहाँ पर उसकी औलादों में से आज भी बहुत से लोग हैं, उसकी औलादें हैं वहाँ पर। और आप वीडियोज़ के अंदर यूट्यूब में सर्च करें, वीडियोज़ के अंदर आप देख सकते हैं वो लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहरहाल हुआ ये है कि मुसलमानों और हिंदुओं का बहुत बुरा हाल हो गया और अंग्रेज़ों ने, जो कि पहले ताकत उनकी कम थी, अब उनकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ गई और बहुत बेदर्दी से चुन चुन के उन लोगों ने सबको मारा। अब इस जंग का जो सारा मलबा है ना वो ब्रिटिश ने मुसलमानों के ऊपर डाला, क्योंकि मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा ताकत इसके अंदर दिखाई थी। मुसलमानों की सबसे ज़्यादा स्टेट्स इनके अंदर गए थे, सबसे ज़्यादा बंदे इनके मरे थे। उन्होंने बोला कि मुसलमानों ने खुद भी किया और साथ में हिंदुओं को भी इसके काम के अंदर बहकाया। इसी चीज़ को आगे लेके चलते हुए अब चूँकि मुसलमान और हिंदू तो सन्नाटे में चले गए थे क्योंकि सारी ताकत ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन एक ब्रिटिश बंदा जो कि 1857 की जंग आज़ादी के अगेंस्ट में
इसने मुसलमानों के अगेंस्ट एक किताब लिख दी, जिसके अंदर बहुत सारे इसने गुस्ताखाना बातें की मुसलमानों के ख़िलाफ़। और यहाँ से टर्निंग पॉइंट शुरू होता है हमारे सर सैयद अहमद ख़ान का। और जब ये किताब मंजर आम पे आई तो सर सैयद अहमद ख़ान को बहुत बुरी लगी। सर सैयद अहमद ख़ान का ये दिमाग पलट गया। उन्होंने बोला कि यार ये तो ब्रिटिश गवर्नमेंट तो बहुत ज़्यादा ही मुसलमानों के अगेंस्ट के अंदर है। सर सैयद अहमद ख़ान ने इस बात को ठान लिया कि इस बंदे को इसकी किताब का जवाब देना है, क्योंकि अब आपको दीन का इल्म था नहीं और ब्रिटिश गवर्नमेंट के मामलात को भी ब्रिटिश को भी जो है ना इस तरह से नहीं समझ पाते, क्योंकि ये हिंदुस्तान में रहते थे। आपने अपना घर बार सब कुछ बेच बाच के इंग्लैंड चले गए, वहाँ पर आपने तालीम हासिल की, ब्रिटिश की तालीम भी हासिल की और साथ में साथ इस्लामिक तालीम भी हासिल की कि मैं इस बात को जवाब दूंगा। एक लेटर है उनका, उस लेटर के अंदर उन्होंने लिखा, मैं अपने सारे घर बार को बेच करके मैं बिल्कुल कंगाल हो गया हूँ यहाँ पर आकर, और मैं इसलिए आया हूँ कि कल बरोज़ क़यामत में सरकार अलैहिस्सलाम को मैं बता सकूँ कि जब आप के ऊपर इसने अगेंस्ट में किताब लिखी तो मैं वाहिद बंदा था जिसने अपना घर बार बेचकर आपकी का जवाब देने के लिए आया। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है और ये उन्होंने एक अपनी बख्शिश का एक ज़रिया बना दिया। और जब सर सैयद अहमद ख़ान की किताब मंजर आम पे आई तो ब्रिटिश ने जो समझना था वो तो समझना था, लेकिन मुसलमान बहुत सारे उलमा सर सैयद अहमद ख़ान के ख़िलाफ़ हो गए। उनको लगा कि इसकी नीयत तो सही है, इसकी नीयत तो अच्छी है, लेकिन चूँकि इल्म इतना था नहीं और आप गए भी थे इंग्लैंड के अंदर इस्लामिक तालीम हासिल करने के लिए, तो इसलिए आप उस तरह से जवाब नहीं दे पाए। उलमा ने ये कहा कि भाई इनकी नीयत तो अच्छी है, लेकिन चूँकि इल्म इतना नहीं है इसलिए ये सही तरह से जवाब नहीं दे सके, तो हम इनकी इन बातों को से इख्तलाफ करते हैं और ये हमें सही तरह से इस्लाम को रिप्रेजेंट नहीं करते। जहाँ एक तरफ पॉलिटिकल सोल्यूशन और पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाई जा रही थी इंडिया के अंदर, ख़ास तौर पे हिंदुओं के अंदर कि पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाई जा रही थी कि हम किस तरह से पॉलिटिकली कोशिश करें कि हम इनसे आज़ादी हासिल करें, और दूसरी तरफ सर सैयद अहमद ख़ान की बात ज़हन में आ गई थी कि अगर हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करनी है तो मुसलमानों को मॉडर्न होना पड़ेगा। इस सिलसिले के लिए उन्होंने बहुत सारी जगहों पे स्कूल खोले, इवन के एक कॉलेज भी खोला जो कि एंग्लो इंडियन के नाम से कॉलेज हुआ, और बाद में यही कॉलेज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से बना गया। 1875 के अंदर आपने ये कॉलेज। अच्छा, इससे पहले मुसलमानों के लिए एक और बहुत बड़ा काम हो चुका था कि 1867 के अंदर मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमानों के लिए एक मदरसा कायम किया, जो कि इतना बड़ा मदरसा बन गया कि आज इस वक्त शायद पूरे बड़े सग़ीर के अंदर इस्लामिक यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी है, दारुल सबसे बड़ा है, उस दारुल का नाम है दारुल देवबंद। इस दारुल उलूम ने बड़े सग़ीर के मुसलमानों के अंदर बहुत ज़्यादा दीनी खिदमात दी, इखलाकी खिदमात दी और अमली खिदमात दी। इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ा कि इसके असर से बाद में जाके अहमद रज़ा ख़ान बरेली रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपना एक मदरसा खोला जो कि मंज़रुल इस्लाम के नाम से था। वक्त गुज़रता चला गया, ब्रिटिश को असले के ज़ोर पे हराना नामुमकिन लग रहा था। पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालने जाते हैं तो पार्टियां अपने अपने इलाकाई मसाइल के ऊपर उलझ जाती हैं। इन शॉर्ट में कुछ नहीं हो पा रहा था और मुसलमानों हिंदुओं को समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से क्या किया जाए। जहाँ पर इनको नहीं समझ में आ रहा था वहाँ पर कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स भी थे जिनको ये लग रहा था कि यार हिंदुस्तान के लोगों के साथ बहुत ज़्यादती हो गई, और इसी ऑफिशियल्स में से एक बंदा निकलता है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये आता है 1886 के अंदर, इसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी। जी हाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद किसी हिंदू या किसी मुसलमान ने नहीं रखी थी, ये इस गोरे ने रखी थी, क्योंकि इसको ये समझ में आ गया था कि यार इनसे तो कुछ नहीं हो पाएगा। अब मैं इनको बताता हूँ कि किस तरह से स्टेट्स की बात की जाए, मैं इनको सिखाता हूँ किस तरह से स्टेट्स की बात की जाए, किस तरह से इनको अपने आप को ऊपर लेकर आना है और किस तरह से ये अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली ला सकते हैं। इस इंडियन नेशनल कांग्रेस का हर साल एक सेशन होता था, जिसमें से हर सेशन के अंदर इनके मेंबर्स की तादाद बढ़ती ही कंटिन्यूसली जा रही थी। जब 2 सेशन हुए तो इसमें ज़्यादातर तादाद हिंदुओं की थी, और ये बात आम होने लगी कि भाई जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनी है ये तो सिर्फ हिंदुओं के लिए बनी है। तो इसीलिए इसके तीसरे सेशन के अंदर एक मुस्लिम को एक सदर बनाया गया, और ये सदर जो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का सदर बनता है वो 1 साल के लिए बनता था। हर साल सदर ने बनना होता था, और वो सदर जो भी उस वक्त जितनी भी सिफारिशात पेश की जाती थी, जितनी भी वो बातें मंजूर की जाती थी, वो उसको 1 साल तक के उनको इम्प्लीमेंट करवाते थे, और फिर नए इलेक्शन होते थे और उस साल का नया सदर बनता। ये कांग्रेस बहुत सक्सेसफुल रही, ये आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती चली गई और बहुत ज़्यादा लोग इसके अंदर जुड़ते चले गए। जब कांग्रेस बनी तो उस टाइम पे गांधी इंडिया के अंदर नहीं, 20-21 साल तक के गांधी साहब जो है वो साउथ अफ्रीका में रहे। जब कांग्रेस बनी तो ये यहाँ पर थे ही नहीं, ये जब कभी विज़िट किया करते थे तो एक आध में इन्होंने शिरकत की, प्रॉपरली मेंबर नहीं बने कांग्रेस के। ये वहाँ पर रहे साउथ अफ्रीका के अंदर, और साउथ अफ्रीका के जब अंदर थे उस वक्त वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी, जो कि 1914 से लेकर 1918 तक के चलती रही। इसी जंग के अंदर
ये जो कि आर्मी के अंदर थे ना, ये आर्मी के पास गए और उनको कहा कि भाई हम वॉलंटियरी आपके साथ लड़ना चाहते हैं और मेरे जो इंडियन लोग हैं वो भी आपके साथ लड़ना चाहते हैं, आप हमें कोई पैसा पाई नहीं देना, लेकिन आप जो जंग कर रहे हैं दूसरों के साथ, इस जंग के अंदर हम आपकी मदद करेंगे। तो यही गांधी जब इंडिया वापस आते हैं, कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं और वहाँ पर चूँकि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ है, लेकिन यहाँ आकर ये ब्रिटिश के अगेंस्ट में हो जाते हैं और उनके खिलाफ मूवमेंट खड़ा कर देते हैं। कांग्रेस बढ़ती जा रही थी, लेकिन ज़ुबान आम में ये बात मशहूर होती जा रही थी कि कांग्रेस जो है वो हिंदुओं को ज़्यादा सपोर्ट करती है और मुस्लिम्स को नहीं। और सर सैयद अहमद खान इस बात को बार बार ये बतला रहे थे कि भाई ये कांग्रेस, तुम ये समझ लो कि मुल्क के लिए काम कर रही है, कांग्रेस मुल्क से ज़्यादा ये अपने लिए काम कर रही है। और आज़ादी जब अगर हासिल होती है, अगर जब भी अंग्रेज़ जाएंगे तो अंग्रेज़ चले जाएंगे और फिर अंग्रेज़ों की ग़ुलामी के बजाय आप इनकी ग़ुलामी के अंदर आ जाएंगे। लेकिन ये बात बहरहाल मुस्लिम को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। वक्त गुजरता चला गया, सर सैयद अहमद खान रहमतुल्लाह अलैह उनका इंतकाल हो गया और उसके बाद एक जो बड़ा सानिया होता है वो होता है 1905 के अंदर। 1905 के अंदर क्या होता है कि उस टाइम पे जो बंगाल का जो सूबा था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, आबादी के हिसाब से भी और रकबे के हिसाब से भी। और से ये बात चली आ रही थी कि भाई इसको जो है कुछ इसके अंदर रिफॉर्म्स किया जाए, बंगाल के अंदर कुछ रिफॉर्म्स लाया जाए और इसको जो है अलग अलग किया जाए। बहरहाल वो बात चके इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही थी, लेकिन 1905 के अंदर उस बात को इम्प्लीमेंट किया गया। यहाँ पर ना कांग्रेस ना मुस्लिम किसी की तरफ से कोई डिमांड नहीं थी कि बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए। ये ब्रिटिश का एक एडमिनिस्ट्रेटिव मामला था। उन्होंने इस बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम किया, ईस्टर्न पार्ट एंड वेस्टर्न पार्ट के अंदर। ईस्टर्न पार्ट के अंदर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी और वेस्टर्न पार्ट के अंदर हिंदुओं की आबादी ज़्यादा थी। अलग अलग करने का मसला ये था कि जो ईस्टर्न पार्ट यानी कि जो मुस्लिम एरिया था वो बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकली कंडीशन से गुजर रहा था, बहुत ज़्यादा ख़राब हालत थी वहाँ पर, भुखमरी बहुत ज़्यादा थी। तो उन्होंने ये बोला कि जो भी, चूँकि कलकत्ता उनका उस टाइम पे कैपिटल था बंगाल का, तो ब्रिटिश को लगा कि जो भी चीज़ें आती हैं वो उस वहाँ तक के नहीं पहुँच पाती, वो यहीं पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं और जो गवर्नमेंट के जो भी इकदाम है उसका फ़ायदा डायरेक्टली पहुँच नहीं पा रहा है। तो अगर हम इतने बड़े सूबे को हम 2 सूबों के अंदर तकसीम कर देंगे तो गवर्नमेंट का फ़ायदा वहाँ तक के पहुँच पाएगा और वहाँ के आवाम जो है वो इस इकनॉमिकली कंडीशन से निकल पाएंगे। तो ये फ़ैसला जो 1905 में जो पार्टीशंस का हुआ बंगाल के 2 हिस्सों का, यानी कि पार्टीशन मुल्क नहीं बन रहा था, वो सिर्फ सूबा बन रहा था। ऐसे इंडिया में बहुत सारे सूबे थे। तो जब हुआ तो इसमें तो मुसलमान तो बहुत खुश थे, चलो ठीक है अब हमारे पास जो है ना वो दीगर चीज़ें आएंगी, जो भी बजट आएगा, जो भी दीगर चीज़ें आएंगी वो हमारे पर डायरेक्टली आएंगी। लेकिन इससे हिंदू बहुत ज़्यादा नाखुश थे, कांग्रेस भी बहुत ज़्यादा नाखुश थी। इवन के बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ कांग्रेस के अलावा उन्होंने एहतजाज, जलसे जुलूस ये सब शुरू कर दिए कि भाई आप अलग अलग कर रहे हो। ये जलसे जुलूस ब्रिटिश के ख़िलाफ़ थे, ना कि मुसलमानों के ख़िलाफ़, कि भाई ये आप अलग अलग कर रहे हो, इससे तो मुसलमान और हिंदू अलग अलग हो जाएंगे। और यहीं पर जो कि कांग्रेस के अंदर थे मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने ये बात कही कि भाई ब्रिटिश से कि भाई आप अलग अलग नहीं करो, इससे तो मुसलमान और हिंदू अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन ब्रिटिश ये नहीं माने, लेकिन इन्होंने इस तरह से भरपूर एहतजाज किया कि 1911 के अंदर वापस ब्रिटिश को अपना ये इकदाम वापस लेना पड़ा और वापस दो बंगाल को एक बंगाल करना पड़ा। लेकिन इस बीच के अंदर जो हुआ उसने मुसलमानों का जहन चेंज कर दिया, क्योंकि कांग्रेस और दीगर पार्टीज़ ने, हिंदूज पार्टी ने स्पेशली इतना स्ट्रांगली कंडेम किया था, इतने साल तक इस पर जो है ना वो पीछे पड़े रहे, एहतजाज करते रहे, कि मुसलमानों को लगा कि यार अगर मुसलमानों को यहाँ पर ये पॉइंट था कि अगर हमें अलहदा से एक सूबा मिल गया तो मसला क्या है, इतने सारे सूबे तो एक सूबा हमारा भी बन गया, कोई मसला थोड़ी, हम कौन सा आगे पीछे जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इसको अलग होने के बावजूद वापस मिलाया गया, जिस तरह से इतने सालों के अंदर इसके खिलाफ एहतजाज किया, इसने ना कि सिर्फ मुसलमानों का जहन बदला बल्कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का भी जहन बदला। क्योंकि शुरुआत के अंदर तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी यही बात कह रहे थे कि भाई इनको अलग अलग क्यों किया जा रहा है। लेकिन जब जिस तरह से एहतजाज चल रहा था, जिस तरह से हर बात उनके अगेंस्ट में, मीटिंग के अंदर, जलसों के अंदर, हर जगह बार अगेंस्ट में बात मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही जा रही थी, तो उनको ये लगा कि यार ये तो मुल्क के भलाई के बजाय ये तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम कर रही है। इसमें तो फिर ये होगा कि मुसलमान कभी भी अपने फ़ैसले खुद नहीं कर पाएंगे। इस एहतजाज की वजह से ही कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का माइंडसेट चेंज हुआ और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को और अल्लामा इकबाल को, दोनों सर सैयद अहमद खान बार बार ये बोलते कि तुम इनकी वकालत करते हो कांग्रेस की, ये हिंदुओं की सिर्फ हिमायत करते रहेंगे, ये मुसलमानों की हिमायत नहीं करेंगे। तुमको एक बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि 1905 से पहले सर सैयद अहमद खान रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो चुका था। लेकिन जब 1905 में ये मामला हुआ और 1911 के अंदर
ये वापस भी हो गया। तो इस बीच के अंदर मुसलमानों की बात समझ में आ गई, भाई सर सैयद अहमद खान जो कह रहे थे ना, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी, लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था 1913 के अंदर। अच्छा गाइज़, यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूँ, यहाँ पर अब तक के किसी भी अलग मुल्क की डिमांड नहीं चल रही थी। सिर्फ़ और सिर्फ जो कांग्रेस आज़ादी के लिए, कांग्रेस के साथ मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, दोनों आज़ादी के लिए बात कर रहे थे। और जो मुस्लिम लीग क़याम अमल में लाई गई, वो भी आज़ादी की बात कर रही थी। लेकिन मुस्लिम लीग जो कि मुस्लिम के सपोर्ट के अंदर थी, वो खुल कर आए थे कि भाई हम मुस्लिम के सपोर्ट में हैं और हम चाहते हैं कि मुस्लिम्स के ऊपर आया जाए। यहाँ पर किसी ने भी आज़ादी की बात नहीं की थी, यानी कि सेपरेट मुल्क की अब तक की कोई बात नहीं हुई थी। फिर दुनिया के अंदर एक हिस्ट्री चेंजिंग वाला मामला शुरू हो जाता है। 1913 के इस ठीक एक साल के बाद 1914 के अंदर वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो जाती है और ये चलती रहती है 1918 तक के। जब 1918 तक ये वर्ल्ड वॉर ख़त्म होती है, जो कि ब्रिटिश का बहुत बुरा हाल हो चुका होता है, जर्मनी ने तबाही मचाई होती है, बहुत सारे फ्रांस के अंदर, ब्रिटिश के अंदर बहुत सारे मुल्कों को तबाह कर चुका होता है। लेकिन बहरहाल आखिर में जर्मनी ही हार जाता है, लेकिन तबाही तो बहुत मचा चुका होता है। अब ब्रिटिश को ये लगता है कि यार हमने जो इतना बड़ा एम्पायर पूरी दुनिया के अंदर खड़ा किया रखा है ना, तो अगर हमको बचाना है, आइंदा भी इस तरह की जंग हो सकती है, तो हमको वापस अपनी जगह पे आना पड़ेगा, हमको वापस इंग्लैंड की हिफाजत करनी है और दुनिया भर से अब आप तमाम जगहों से हमको अपने आप को निकालना है, विड्रॉ करना है और हम अपने मुल्क को बचाते हैं। एक्चुअली के अंदर ये पॉलिसी होती है और ये पॉलिसी हमें गाइस देखने को भी मिलती है, क्योंकि 1920, 22, 21, 20, 22, 23, 24 में आप सब में जब भी स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, इराक, बहुत सारी कंट्रीज़ को इन्होंने हर साल, बल्कि इवन के एक साल में 2-2 कंट्रीज़ को भी इन्होंने छोड़ा। तो ज़ाहिर सी बात है, ऐसा थोड़ी हुआ कि 1920-21 से पहले जो है ना वो कुछ भी नहीं हो रहा था, वो किसी भी मुल्क के अंदर कोई जंग की जो है वो आज़ादी की कोई तहरीक नहीं थी, कोई चीज़ें कामयाब नहीं हो रही थी या कोई चीज़ नाकाम नहीं हो रही थी। भाई तहरीकें तो सब में थी ना, लेकिन ये तो आज़ादी तो किसी को नहीं दे रहे थे। लेकिन इस जंग के बाद जब इन्होंने अपनी एक पॉलिसी बनाई कि भाई हमको पूरी दुनिया से निकलना है, इसलिए अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि बहुत सारे ममालिक को इन्होंने जंग के बाद ही छोड़ना शुरू किया, एक-एक करके।